अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हमने बात करनी है। वो बिल्ड हाई परफॉर्मिंग टीम्स है। आप ये समझ लें कि इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट में अभी तक हमने जितनी बात की, हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, इन्वायरमेंट, सारा कुछ देखा। उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज़ की जाए। परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना हर एक जगह पे सबसे मेन टारगेट होता है, मेन टास्क होता है। उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हर जगह पे बात की जाती है और हर जगह के ऊपर बड़ी बड़ी थिंकिंग एक्टिविटीज़ की जाती हैं। बड़े ज़्यादा लोगों को हायर किया जाता है कि किस तरह से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की किसी जगह पर परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज के हम पूरे टॉपिक के अंदर ये बात जज करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक बिल्डिंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है जो आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकता है, आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा जो परफॉर्मेंस है वो इन शेप ऑफ क्वांटिटी और इन शेप ऑफ क्वालिटी दोनों चीज़ों को मेजर करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखो कि अगर पिछले साल किसी चीज़ के 10 यूनिट बन रहे थे और इस साल भी 10 हैं, मगर पिछले साल से इस साल क्वालिटी बेटर हुई है, तो इस चीज़ को हम परफॉर्मिंग बिल्डिंग कहा जाएगा, हाई परफॉर्मेंस कहा जाएगा। और अगर 10 से 12 यूनिट हो जाएं तो ये भी चीज़ आपकी जो सी है वो हाई क्वालिटी में आ जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा कभी भी किसी चीज़ को मेजर करने के दो क्राइटेरियाज होते हैं, वन इज़ कॉल्ड क्वालिटी, अदर वन इज़ कॉल्ड क्वांटिटी। और जब आप इन दोनों चीज़ों को मेजर करते हो, दोनों चीज़ों को देखते हो, यही चीज़ आपके लिए जो सी है वो बिल्डिंग हाई परफॉर्मिंग टीम्स कहलाता है। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम इंशाल्लाह इस पूरे सिनेरियो को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि हाई परफॉर्मिंग टीम्स किस तरह से बनती हैं, हाई परफॉर्मिंग टीम्स को बिल्ड करने के बाद उनको किस तरह से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो बात हम करेंगे, वो होगी आज का जो एजेंडा है उसमें हम किन किन टॉपिक्स को देखेंगे। सबसे पहले तो हम टीम को डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि टीम ग्रोथ कैसे करती है। तीसरे नंबर में हम ये देखेंगे कि टीम की परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस है या लो परफॉर्मेंस है, उसमें लीडरशिप क्या मायने रखती है, उसमें मेंबर्स क्या परफॉर्म करते हैं, किस तरह से परफॉर्म करते हैं। और देन हम देखेंगे कि व्हाट विल बी द मेथड टू वर्क टुगेदर, क्योंकि टीम बिल्ड करना सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी नहीं है, बल्कि हर टीम के अंदर ये भी देखना ज़रूरी है कि व्हाट विल बी द मेंबर्स पार्टिसिपेशन उसको कह सकता हूँ, कोऑर्डिनेशन उसको कह सकता हूँ। और ये सारी चीज़ों को देखना ये जो है वो मेथड ऑफ वर्किंग टुगेदर है। और अगर वो नहीं पूरा हो रहा तो उसको अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज़, अकॉर्डिंग टू द जो चीज़ आपने सोची हुई है उनके मुताबिक लेकर आना, इस चीज़ को हम टीम मेंटेनेंस कहते हैं। उसको अलाइन करना, अलाइन का मतलब क्या होता है, उसको जोड़ना, उसको एक ख़ास कैटेगरी में लेकर आना, ये सारी चीज़ों को देखना, ये आज के टीम मेंटेनेंस में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते जाएं तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ टीम हम आज देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ टीम होती क्या है। उसमें वो कहता है जी ग्रुप वर्सेस टीम। सबसे पहले अगर ग्रुप की डेफिनेशन करता जाऊँ तो वो कहता है जी कंप्लीमेंट्री एफर्ट बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, फॉर एग्जांपल लिफ्टिंग समथिंग, स्टफिंग एनवेलप्स। ठीक है, याद रखिएगा कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो और आप बाय पार्ट्स कर रहे हो जिसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 है, तो उस चीज़ को हम ग्रुप कहते हैं। मगर वर्किंग टुगेदर के अलावा अगर वो चीज़ एक दूसरे से लिंक कर दूँ,
ठीक है। एक होता है इकट्ठे मिलकर काम करना, वो सेम काम सेम बंदे एक जैसा कर रहे हैं तो वो चीज़ आपके लिए वर्किंग टुगेदर होगा। मगर टीम क्या है, कोऑपरेटिव एफर्ट रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ जॉइंट टास्क, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस, क्रू, प्रोजेक्ट टीम वगैरह। आप अगर एक बड़ा कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो उस टास्क में आपने एक ख़ास लोगों को कंबाइन किया होगा और हर बंदे को उसका एक रिलेटेड काम दिया होगा, उसकी जॉब के मुताबिक उसको दिया होगा काम। तो उन तमाम कामों को आपस में मिलाकर ही वो एक बिग पिक्चर आपको नज़र आएगी। तो टीम कोऑपरेटिव एफर्ट है, और वर्किंग टुगेदर का मतलब होता है कि आप वक्ती तौर पर एक दूसरे के साथ मिलकर अगर कोई काम कर रहे हो तो इसको वर्किंग टुगेदर कहा जाएगा। मगर टीम जो सी है वो एक कोऑपरेटिव एफर्ट होती है जो रिक्वायर होती है किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए। तो जब हम ग्रुप वर्सेस टीम की डेफिनेशन कर लेते हो तो नेक्स्ट लेवल के ऊपर वो बात करता है कि डेफिनेशन ऑफ टीम क्या होगी। तो वो कहते हैं जी वर्किंग टूवर्ड अ शेयर्ड पर्पस और गोल। पहले से आप लोगों को बताओगे कि जी हमारा ये गोल है, ये पर्पस है जिसके लिए हम एक टीम बिल्ड कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों की कंप्लीमेंट्री स्किल्स होंगे, यानी कि वो तमाम लोगों से यूनिक होंगे। जैसे आप अगर अपनी टीम को बनाते हो तो उस टीम में आपने किसी ख़ास बंदे को ख़ास रोल के लिए रखा होता है, ख़ास चीज़ को परफॉर्म करने के लिए रखा होता है। तो याद रखिएगा ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ लोगों के पास की स्किल्स होती हैं जो वो दूसरों के साथ दूसरों से उनको यूनिक बनाती हैं। कुछ लोगों का अकाउंट्स बड़ा अच्छा होता है, कुछ लोगों का मैनेजमेंट स्किल्स बड़ी अच्छी होती है, कुछ लोगों का इंश्योरेंस के अंदर लोगों को कैप्चर करना, इंश्योरेंस के लिए लोगों को मार्केटिंग करना बड़ा अच्छा होता है, कुछ लोगों की पीआर बड़ी अच्छी होती है, कुछ लोग जो उनसे होते हैं वो भाईजान प्रेजेंटेशनल स्किल्स बड़ी अच्छी रखती है। तो इन तमाम स्किल्स के मुताबिक आप उसको रोल देते हो। फिर उसके बाद वो शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आपने जो भी काम करना होता है वो आप अकेले नहीं कर सकते, आपको अपने व्यूज़ अपने स्किल्स दूसरे को ट्रांसफ़र करनी पड़ती हैं। मगर आप जब तक इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेंगे तब तक आपका दूसरे के साथ लिंक नहीं होगा। इस चीज़ को कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये है कि स्टेप 1 मुकम्मल होगा तो स्टेप 2 होगा, स्टेप 2 होगा तो स्टेप 3 होगा। इसको हम इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। देन वो कहता है जी कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग है। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है कलेक्टिव, ठीक है ना। जैसे आपने जो भी काम करना है, जो भी चीज़ बनानी है, उसको एज अ यूनिट देखना है। वो सारी की सारी स्टेप्स मिलकर ही एक यूनिट बनाएंगे तो तभी वो चीज़ आपके लिए आएगी। फिर वो कहते हैं जी करेक्टरिस्टिक्स बाय पार्टिसिपेशन। आप खुद परफॉर्म करो, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करो, उनके साथ कम्युनिकेट करो, उनके साथ स्ट्रगल करो, उनको जो भी डिसीजन करना है हर एक को कोलैबोरेट करो, हर एक को कलेक्टिवली लेकर चलो, और जो जिसका रोल है उसको क्लियरली बताया जाए, ठीक है ना। और एंड पर क्वालिटी को कंट्रोल किया जाए, क्वालिटी को मेंटेन किया जाए और उसको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश की जाए। आज जो चीज़ की क्वालिटी है वो कल को ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को देखूँ तो इसको टीम कहा जाएगा। उसके बाद अगली बात मुझे कह रहा है, वो कहता है जी टीम को इस तरह भी कह सकते हैं, नन ऑफ अस इज़ अ स्मार्ट ऑफ ऑल ऑफ अस। हम अलग अलग हैं तो कुछ भी नहीं है, मगर मिलकर करें तो सब कुछ है, ठीक है ना। मैं फिर बोलता हूँ, एक बंदा अलग अलग कोई काम परफॉर्म कर रहा है तो वो किसी काम का नहीं है, मगर अगर वो मिलकर करें तो एज अ यूनिट, एज अ प्रोजेक्ट लीडर, एज अ टीम वो क्या हो सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप एक मैच देखते हो तो उस मैच के अंदर कभी बैटिंग की वजह से कोई अकेला नहीं जीतता, जिसने जीतना है वो बाद में फील्डिंग भी अच्छी करता है, बॉलिंग भी अच्छी करता है और हर चीज़ को अच्छा लेकर चले तो तब वो विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। तो वो कहते हैं टीम वर्क इज़ एबिलिटी टू वर्क टुगेदर टूवर्ड्स अ कॉमन विजन। विजन एक होगा और उस विजन को अचीव करने के लिए सबको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी जाएगी। इट इज़ द फ्यूल दैट अलाउ कॉमन पीपल टू अटेन अनकॉमन रिजल्ट्स। अब आप कॉमन पीपल से मुराद ये है कि एक आम बंदे को जब आप उसके पर्पस समझा देते हो, अहमियत समझा देते हो, उसको ये बता देते हो कि भाई ये चीज़ हमें चाहिए और इस तरह से चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो तमाम लोग फिर एक सिंपल और सिंगल एफर्ट के तौर पर आ जाते हैं। जहाँ पे एक चीज़ आपको शायद याद करवाता जाऊँ कि वो एक जाल के ऊपर कुछ कबूतर फंस गए
उन कबूतरों ने जब मिलकर उड़ना चाहा तो तब वो जाल को लेकर उड़े थे। बेटा सेम यही सूरत हाल होती है। अगर आप अकेले अकेले इस चीज़ को लेकर करेंगे, आप एज अ टीम नहीं लेके चलेंगे, तो वो चीज़ आपके लिए कभी भी टीम वर्क कल नहीं सकती। टीम वर्क के लिए हर एक को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए और उसको ये पता होना चाहिए कि कौन सा काम कैसे परफॉर्म करना है और किसके लिए उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। जब आप एज अ होल देखोगे तो वो चीज़ आपके लिए जो सी टीम आएगी। नीचे लिख रहे हैं टीम इक्वल टू टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ठीक है, जब आप किसी के लिए कुछ हासिल करने की कोशिश करोगे तो अपने लिए भी कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर होगा। मिसाल के तौर पर मैं ये काम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करूँ कि यार कल को ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा होगा तो मेरा भी फ़ायदा होगा, इस चीज़ को टीम कहा जाता है। जब आप टीम की बात कर लेते हो तो सेकंड इसका जो फेज़ था जो हमने पीछे डिस्कस करना था वो था टीम ग्रोथ। टीम ग्रोथ कैसे करेगी? तो टीम ग्रोथ को करने के लिए वो कहते हैं जी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। ये चारों स्टेप्स आपको नेक्स्ट फेज़ के अंदर हम बताएंगे भी, समझाता भी हूँ, जिनमें सबसे पहले फॉर्मिंग है। देन उस चीज़ को फॉर्म करने के बाद उसको स्टॉर्मिंग किया जाता है। स्टॉर्मिंग करने के बाद उसको नॉर्मिंग किया जाता है और नॉर्मिंग करने के बाद उसको परफॉर्मिंग किया जाता है। अगर एज अ होल इसको चार जो स्टेजेस हैं इनको पूरा कर लिया जाए तो ये चारों स्टेजेस मिलकर जो उनसे एज अ होल अ गुड टीम बना सकती हैं, एक गुड टीम डेवलप कर सकती हैं। इनमें सबसे पहले फॉर्मिंग क्या है या फॉर्मिंग किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं जी करेक्टराइज अ डिज़ायर फॉर एक्सेप्टेंस। सबसे तो पहले याद रखिएगा, आपने जो भी चीज़ परफॉर्म कर रहे हो तो फॉर्मिंग में सबसे पहली बात आप किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। और याद रखिएगा कभी भी कोई चीज़ कंट्रावर्सी में नहीं लेकर आनी और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको दूर किया जाए। ठीक है, आपको पर्सनल लग भी रहा होगा ये चीज़ आपके हक में नहीं है, ये इख्तियार में नहीं है, ये आपके बारे में नहीं है, या जैसा आप करना चाह रहे हो वैसी नहीं है, तो उसको अवॉइड करना है। बीइंग बिजी विद रूटीन एंड टीम ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा हमेशा बिजी रहें, हमेशा अपने काम को करते रहें। ठीक है, अपने काम को करेंगे तो तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और सुपरफिशियल कम्युनिकेशन, याद रखिएगा जिस चीज़ के बारे में भी आपको कोई मसला क्रिएट होता है उसके बारे में कम्युनिकेट ज़रूर करो। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक आपको फ़ायदा नहीं होगा। एक बच्चा भी जब तक रोए ना उसको दूध नहीं मिलता। ठीक है, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने भी आपको बताया होता है कि जब तक आप मेहनत नहीं करते तब तक आप उसको फल नहीं मिल सकता। इसी तरह आपको सुपरफिशियल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आपको कम्युनिकेट करना चाहिए आपके जो भी चीज़ है, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया जाए तो ये फॉर्मिंग है। देन अगली बात आ जाता है जिसको स्टॉर्मिंग कहा जाता है। स्टॉर्मिंग होते हैं बुरे हालात। याद रखिएगा आपके अप एंड डाउन लाइफ का हिस्सा है, अप एंड डाउन को हैंडल करना, इस चीज़ को स्टॉर्मिंग कहा जाएगा। करेक्टराइज को कहते हैं जी कंपटीशन एंड द कॉन्फ्रेंटेशन बिटवीन द डिफरेंट आइडियाज़ एंड द पर्सपेक्टिव। आपका आइडिया और दूसरे का आइडिया कभी भी एक जैसा हो भी सकता है और दोनों में कन्फ्लिक्ट भी आ सकता है। इस चीज़ को हैंडल करना ये स्टॉर्मिंग है। सेकेंड वो कहता है जी इशू और स्टॉर्मी वाटर फोर्सेस मोर ऑथेंटिक कम्युनिकेशन। याद रखिएगा जब भी आपको किसी चीज़ के अंदर कंट्रोवर्सी पैदा हो, आप उस कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए कम्युनिकेट करते हो। जैसे कहा जाता है जंग हल नहीं होता, मुज़ाकरात हल होते हैं। जब तक आप मुज़ाकरात की टेबल पे रहते हो तब तक हर चीज़ सुलझी भी जा सकती है और उसको सुलझाया भी जा सकता है। फिर ब्रीव कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह ज़रूर देखो। अ नीड ऑफ क्लैरिटी ऑन रोल एंड डायरेक्शन। आपको जब भी कोई इस तरह की सूरत हाल आए, कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो, कोई अप एंड डाउन लाइफ का हिस्सा है या ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तो उसने अप एंड डाउन में आपने क्या करना है और कैसे करना है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आपको किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा। तो ये ज़रूर देखना है आपने। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है जिसको नॉर्मिंग कहा जाता है। याद रखिएगा नॉर्मिंग वो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनको फॉलो करके आप हर चीज़ को ओवरकम कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे आपको ड्राइविंग करने से पहले एक किताबचा सा दिया जाता है या एक बुकलेट दिया जाता है जिसको आप पढ़ती हो, पढ़ने के बाद आप देखते हो कि कौन से सिग्नल का क्या है, क्या कहते हैं मीनिंग, और अगर इस तरह का सिग्नल नज़र आए तो आपने क्या रिएक्ट करना है। जैसे रेड लाइट पे आपने रुक जाना है, ठीक है,
ज़ेब्रा क्रॉसिंग से गुजरने के लिए सिर्फ और सिर्फ बूढ़ों को, औरतों को और बच्चों को और लोगों को गुजरने का वक़्त देना है, ठीक है। और जब तक आपकी रेड लाइट जो सी है वो ग्रीन नहीं होती उतनी देर तक चलना नहीं है। तो ये सारी की सारी आपको जो चीज़ें हैं, ये नॉर्म्स हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिन पर अमल करके आप अच्छा तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। इसी तरह आपने ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए अगर कोई अप एंड डाउन आ जाता तो उस अप एंड डाउन को किस तरह से ओवरकम करना है, इसको नॉर्मिंग कहा जाता है। तो कहते हैं जी द एमरजेंसी ऑफ अ कॉमन गोल एंड द रूल्स ऑफ इंगेजमेंट, कि आपका जो गोल था उस गोल तक पहुंचने के लिए आपने जो पाथ ढूंढा है उसको आपस में जोड़ना, ठीक है ना, कि जो रास्ता मैं चूज़ किया है, जिस रास्ते पे मैं अमल कर रहा हूँ, कल को इसका रिजल्ट भी वही निकलेगा जो कि मैं चाह रहा हूँ। रेजिस्टेंस इन ओवरकम, ठीक है। याद रखिएगा मुसलसल एक चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश करते रहना चाहिए। जो बैड सिचुएशंस होती हैं उनको ओवरकम करने की कोशिश करते रहना चाहिए। और फिर अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन एंड अदर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। और जब आप टीम में परफॉर्म कर रहे होगे, जाहिर बात है कोई बंदा किसी चीज़ में अच्छा होगा तो कोई किसी चीज़ में अच्छा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि मैच के दरमियान बाकायदा तौर पर एक स्ट्रेटजी रखी जाती है कि भाईजान अगर कल को कोई भी इस तरह की सूरत हाल होगी कि बैट्समैन नहीं आउट हो रहा तो उसमें कोई अपना क्या कहते हैं बहुत अच्छा बॉलर जो उनसा वो अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। अब फील्डिंग में आपको एक बंदे की वीकनेस का पता है कि वो फील्डिंग सही नहीं कर पाता, तो किसी ऐसी जगह पे खड़ा करना है जहाँ पे बॉल बहुत कम जाए, ठीक है ना। तो वो कहते हैं मोर इफेक्टिव लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि पहले बात को सुनो, समझो और फिर उसको अपने हिसाब से कम्युनिकेट करो, ठीक है ना। बगैर सुने आप किसी चीज़ को भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, जिसको परफॉर्मिंग कहा जाता है। परफॉर्मिंग अगर बड़ी सिंपल सी बात करूँ, आपने रूल्स बना लिए, आपने भाईजान लोगों के साथ कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर लिया, उसके बाद आगे आ जाता है परफॉर्म करना। परफॉर्म करना क्या है जी, करेक्टराइज्ड बाय द इंटरडिपेंडेंस। सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि जो भी आपने काम परफॉर्म करना है वो अकेले नहीं कर सकते, आपने विन विन कम्बिनेशन बनाना, तो उसके लिए आपको जो उनसे दूसरे पर रिलाय करना पड़ेगा। देन फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कहीं पे भी अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन किसी चीज़ को बढ़ाना चाहो, कम करना चाहो, आप उसको फ्लेक्सिबल रखो। आपके जो प्लान है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता हो। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हाई मोराल। आपका मोराल जो है वो हाई होना चाहिए, आपका जज्बा बहुत ज़्यादा काउंट करता है इसमें, ठीक है ना। एक हारा हुआ बंदा अंदर से कभी भी किसी को जिता नहीं सकता। याद रखिएगा आपको हाई मोराल होना चाहिए और आपने जो भी काम करना वो इंडिविजुअल के लिए नहीं करना, पूरे ग्रुप को साथ लेकर चलना, ठीक है। और ये ज़रूर याद हो कि मेरा काम इसमें क्या था। जैसे अगर मेरा काम मुझे पता होगा ना तो मैं दूसरों को अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हुए देख सकता हूँ, इंजॉय कर सकता हूँ। और अगर मुझे यही नहीं पता कि मैंने क्या परफॉर्म करना है, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, या मेरी जॉब क्या है, तो तब मैं कभी भी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। ये याद रखिएगा, चारों चीज़ों को अगर मिला दूँ तो एक अच्छी टीम डेवलप हो जाएगी। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है वाई शुड, ये एक जनरल सा क्वेश्चन है आपके माइंड में आता होता है, वो कहते हैं जी वाई शुड टीम गो बैक टू नॉर्मिंग एंड स्टॉर्मिंग स्टेज। बाजू का तो होता है वो परफॉर्म करने वाली सूरत हाल में नहीं आती, ठीक है ना, क्योंकि वो कहता है जी व्हाट विल इट टेक टू मूव द टीम टू परफॉर्मिंग। याद रखिएगा जब आप किसी चीज़ को पहली 3 स्टेजेस के ऊपर अच्छे तरीके से परफॉर्मिंग करने से पहले उसकी नॉर्मिंग कर लोगे, उसकी स्टॉर्मिंग कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ परफॉर्मिंग की तरफ ज़रूर जाएगी। व्हाट नीड्स आवर इमीडिएट टेंशन गोइंग फॉरवर्ड। याद रखिएगा बी पॉजिटिव। आपको जो उनसे हमेशा किसी भी चीज़ को देखते हुए पॉजिटिवली थिंक करना चाहिए। जब पॉजिटिवली थिंक रखोगे, और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हाई मोराल है, वो हाई मोराल रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको परफॉर्मिंग वाले फेज़ में लेकर आएगा। जब आप ये कर लेते हो तो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है डेवलप हाई परफॉर्मेंस। पहले याद रखिएगा हमेशा बनती है टीम, जब वो टीम बन जाए तो फिर उस टीम को हाई परफॉर्मेंस की तरफ लेकर जाया जाता है। हाई परफॉर्मेंस थर्ड फेज़ है। सबसे पहले हमें उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक टीम को डेवलप करना पड़ता है। उसके बाद उसके लिए एक हाई परफॉर्मेंस करने के लिए आपको जिन फेजेस में से गुजरना पड़ता है वो कहता है जी व्हाट प्रोड्यूस हाई परफॉर्मेंस। तो वो कहते हैं द एवरेज ग्रुप एंड द एक्सेप्शनल टीम कैन बी कंपेयर टू 2 हॉर्सेस। 2 घोड़ों की तरह मानिंद है वो। कहता है जी बोथ विद द सेम मसल्स, दोनों के एक जैसे मसल्स होंगे, लेग्स होंगे, लंग्स होंगे,
One of is ordinary riding horse and other will be Warden winner of the Durban July. ठीक है, what make them difference? एक क्लास में बैठे हुए तालिब इल्मों को जिस वक्त आप पढ़ा रहे होते हो या स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हो, लेक्चर सबके लिए एक जैसा होता है, सबके पास एक ही दिमाग होता है, सबके पास सोचने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए वही सब कुछ है जो अल्लाह ताला की ज़ात ने अता किया हर एक को। मगर उनमें से कोई अच्छा परफॉर्म करता है वो फर्स्ट आ जाता है, कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता वो फेल हो जाता है। फ़र्क किस चीज़ का है? यूज़ का, यूटिलाइजेशन का, अपने ज़राए को सही तरीके से ओवरकम करने का, अपने ज़राए को सही तरीके से यूज़ करने का। ठीक है, तो वो यही बात कह रहा है कि इंग्रेडिएंट ऑफ हाई परफॉर्मेंस में 3 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले लीडरशिप। याद रखिएगा, घोड़ा खुद नहीं दौड़ता, उसको दौड़ाया जाता है उसको चलाने वाले को। ठीक है, तो चलाने वाला जो है वो लीडरशिप है। ठीक है, याद रखिएगा, लीडर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपका पूरा टीम, आपका प्रोजेक्ट, आपका पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, आपका पूरे का पूरा बिजनेस, पूरे का पूरा चीज़, आपका पूरे का पूरा मुल्क एक चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है, लीडरशिप पे। तो वो कहता है जी, बिल्ड टीम, प्रोवाइड डायरेक्शन एंड इंस्पायर द कॉमन पर्पस। इसके 3 काम होते हैं। टीम बनाना, उनको ये बताना कि करना क्या है, और फिर उनको कॉमन पर्पस की तरफ लेके जाना कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। सेकंड इसमें आ जाता है मेंबरशिप। मेंबरशिप क्या है? आपके जो क्लियर कट रोल्स हैं। भाई पहले दिन ही आपको बैठ कर बता दूं कि मुझे तुमसे सेल चाहिए, तुमसे परचेज़ चाहिए, तुमसे वो क्या कहते हैं अकाउंट्स चाहिए, तुमसे मुझे फ़लान चीज़ चाहिए। इस चीज़ को क्लियर कट अपने रूल्स का जब तक ना पता हो तब तक वो चीज़ उसको डिफ़ाइन नहीं हो सकती। और फिर मेथड ऑफ वर्किंग टुगेदर। और याद रखिएगा, कॉमन वे टू डूइंग थिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इनोवेटिंग थिंकिंग। आप मीटिंग में इकट्ठे होते हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक दूसरे की तजलील करने के लिए इकट्ठे ना हो। ये करें कि भाई कोई प्रॉब्लम आया तो उसके ऊपर अपना विजन दें, अपनी शेयरिंग करें, डिसीजंस करें और एक इनोवेटिव थिंकिंग लेकर आएँ। जब आप ये कर लेते हो तो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है लीडरशिप। लीडरशिप का रोल क्या है? याद रखिएगा, 3 तरह की चीज़ें हैं। आपने टास्क को अचीव करना है, ठीक है, आपने बिल्ड करना है एंड मेंटेन करना है टीम को, और उसमें से इंडिविजुअल्स को डेवलप करना है। जब बिल्ड और मेंटेन कर रहे होते हो आप टीम को, तो आपको हर एक बंदे के प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स का पता होना चाहिए। नाउ योर पीपल, आपको अपनी पीपल्स की स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए। एक कैप्टन अपनी टीम को लेकर जिस वक्त मैदान में उतरता है ना, तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे किस बंदे की क्या स्पेशलिटी है। ठीक है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के मालिक को यह ज़रूर पता होना चाहिए कि उसने किन किन बंदों को हायर किया और वो क्या क्या काम कर सकते हैं। और अचीविंग टास्क में वो कहता है इंस्पायर टू अ कॉमन पर्पस, प्रोवाइड डायरेक्शन, सेटिंग ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल गोल्स। लोगों को जब तक आप गोल नहीं ना क्रिएट करके दोगे, उनको जब तक डायरेक्शन नहीं दोगे, वो डायरेक्शन देना किसका काम है? लीडरशिप का। सेकंड इसके अंदर आ जाता है पर्पस एंड डायरेक्शन है। तो वो कहता है जी, वुड यू टेल मी प्लीज विच वे आई ऑट टू गो फ्रॉम हेयर, कि मुझे जाना कहाँ पे और किस तरह से जाना है। ठीक है, देन वो कहते हैं दैट डिपेंड्स a good deal on where you want to get to set the cat। ठीक है, set that cat। ठीक है ना, इसमें वो एक एग्जांपल दे रहा है कि अगर आपने कहीं पे भी जाना है, किसी भी जगह पे जाना है, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमने कौन सी चीज़ को अचीव करना है। जैसे मेरा अगले 5 साल का ये टारगेट है कि भाईजान मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 3 बिलियन की सेल देनी है, तो मेरा पर्पस और डायरेक्शन क्लियर होगा। तो याद रखिएगा, जो डायरेक्शन है ये मोटिवेट करती है परफॉर्मेंस की तरफ। ठीक है जी, तो इस चीज़ को बहुत हद तक जब तक क्लियर ना किया जाए तब तक आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, परफॉर्मेंस को हाई नहीं कर सकते। देन मुझे बात करें, वो कहते हैं जी आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए? मिशन क्या है? व्हाट इज़ आवर टीम्स जॉब, हमारी टीम की जॉब क्या होगी? वट ऑर्गेनाइजेशन गोल डू वी सपोर्ट, हमें ऑर्गेनाइजेशन को पूरा करने के लिए गोल्स को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? हाउ डू वी ऐड वैल्यू,
हमारी वैल्यू किस तरह से बढ़ जाएगी, या मैं अगर काम करूं तो मेरी उसमें कैसे वैल्यू बढ़ेगी। वट वुड हैपन इफ़ वी आर नॉट देयर, और अगर मैं ना हूँगा इस टीम में तो उससे क्या होगा। अगर ये सारी चीज़ों को आप क्लियर कर लो तो ये आपके मिशन को क्लियर कर देती है। नीचे वो इसकी एक एग्जांपल भी दे रहा है, वो कहता है जी एरो वाइज अगर बताऊँ हु कि कौन होगा, वाई एग्जिस्ट क्यों होगा, हाउ कैरी आउट एम और हमारे मकसद के लिए वो कैसे ज़रूरी है, एंड व्हाट गोल्स इफ सपोर्ट और हम जो काम करेंगे वो गोल के लिए कैसे अचीवेबल होंगे। अगर ये सारे सवालों के आप जवाब दे दो तो ये मिशन को क्लियर कर देगा। ये उसने एक एग्जांपल दी हुई है, मगर आपको अगर लोकली एग्जांपल इसकी बात करता जाऊँ तो ज़रा याद रखिएगा कि जो चीज़ आपने परफॉर्म करनी है, जिस तरह से परफॉर्म करनी है, ये सारी चीज़ों को देखना, ठीक है, तब पॉसिबल होगा जब आपको अपनी अहमियत का किसी भी जगह पे पता होगा। तो वो कहता है जी इसको अगर लेट्स सपोज वो कहता है कि जी इसको अगर आप एक गोल है कि ऑब्टेन अ कस्टमर सेटिस्फेक्शन रिटेनिंग 98% ऑफ द इंटरनल स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्ट्री सर्वे, ठीक है, मेजर क्या है जी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट देखना है आपने कि आपसे कितने सेटिस्फाइड है। इसमें एक्शन स्टेप्स क्या हैं, कौन करेगा, बाय व्हेन कब करेगा, और उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए उसका, ठीक है ना। ये नीचे कुछ उसने बात की हुई है, मगर अगर बड़ी सिंपल सी बात करूं तो याद रखिएगा बड़े स्टेप्स को जब तक छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन नहीं करते, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड नहीं करते, तब तक आपको कोई चीज़ भी सही तरीके से परफॉर्म नहीं हो सकती। जैक ऑफ ऑल ट्रेड हर फन मौला जो सा होता है ना, वो कोई कोई होता है, और अगर आप कहेंगे कि सारे पॉइंट एक ही बंदा कर ले, ये पॉसिबल नहीं होता, तो आपको इसको ब्रेक इट डाउन करना पड़ेगा। अब सेकंड इसके अंदर हमने पढ़ा था कि मेंबरशिप होनी चाहिए, लीडरशिप सबसे पहले पार्ट था, उसको लीडरशिप को क्या करना चाहिए, विजन मिशन ये सारा कुछ क्लियर करके लोगों को क्लियर कट अपने रोल्स बता देने चाहिए। अब मेंबर्स कैसे क्या काम है, तो वो कहता है जी नाउ योर मेंबर पीपल स्ट्रेंथ एंड वर्क विद देम, लोगों का बारे में उसको पता होना चाहिए कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं, और किस चीज़ में वो प्लस है और किस चीज़ में वो नेगेटिव है। पीपल आर मोर इफेक्टिव परफॉर्मिंग इन अ वे इज़ नेचुरल टू देम, ठीक है ना, और उनको बगैर किसी हिचकिचाहट के जर्नल नेचर के ऊपर काम करने दें, ठीक है ना। याद रखिएगा आप बाउंड करके कभी किसी बंदे से काम नहीं ले सकते जब तक उसको ओपन माइंडनेस ना दो, उसको ओपनली परफॉर्म ना करने दो। और फिर वो कहते हैं क्रिएट अ टीम प्रोफाइल, और कोशिश करो कि एक टीम बनाते जाओ और देखते जाओ कि कौन सा बंदा किस चीज़ में एक्सपर्ट है और उसके एक्सपर्टाइज के मुताबिक उसको ड्यूटीज़ दो, ठीक है ना। याद रखिएगा वो कहते हैं टीम रोल है, तो उसके अंदर वो कहते हैं टीम रोल में जो शार्पर होगा उसकी कुछ स्ट्रेंथ्स बता रहा है, और अलाउ वीकनेसेस क्या है, शेपर है वो कहते हैं जी चैलेंजिंग है, ये कुछ उसने बिहेवियर बताए हुए हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ शेपर होते हैं, जो उनको शेप करके दे दिया जाए उसी पे काम करते रहते हैं। कुछ इम्प्लीमेंटर होते हैं जो ऊपर से जो भी ऑर्डर होता है उस पर काम करते हैं, और जो टास्क मिलता है उसको कंप्लीट कर लें वो कंप्लीट फिनिशर होते हैं। जो भाईजान बीच में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं उनके बारे में भी बताया जा रहा है। टीम वर्कर वो होते हैं जो सारे के सारे मिलकर होते हैं। इसको 3 मेजर हिस्सों में डाला गया है। एक है एक्शन ओरिएंटेड रोल होते हैं, ठीक है, जिन पे एक्शन दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते हैं। कुछ होते हैं जो पीपल आपस में मिलकर काम करने को वो परफॉर्म करते हैं, जैसे कोऑर्डिनेटर हो गया, टीम वर्कर हो गया और रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर हो गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैरेक्टरल रोल्स कर रहे होते हैं, जिनके पास कुछ स्पेशलिस्ट जॉब्स होती हैं, ठीक है। आपको किसी भी जगह पे कोई भी टीम के अंदर जो मेंबर मिलेंगे वो यही वाले मिलेंगे जो ज़्यादातर आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अगली बात जो कह रहा है वो कहते हैं जी आपकी सोशल स्टाइल और मोटिवेशन क्या है। आप किसी भी बंदे को जब एनालिसिस क्या कहते हैं अपनी तरफ मोटिवेट करना चाहते हो, अपने टास्क की तरफ मोटिवेट करना चाह सकते हो, तो याद रखिएगा वो 4 तरह के हो सकते हैं। कुछ होते हैं एनालिटिकल, जो पहले एनालिसिस करते हैं देन उस चीज़ पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। कुछ होते हैं एमिएबल, जिनके एम में जो चीज़ शामिल हो वो उसके लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे बाज़ लोगों का पैशन होता है अकाउंट्स, बाज़ लोगों का पैशन होता है कंप्यूटर स्किल्स, वो वही चीज़ परफॉर्म करें तो वो अच्छी करते हैं, कोई दूसरी करें तो वो अच्छी नहीं कर सकते। कुछ होते हैं एक्सप्रेसिव, जो दूसरे से देखकर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये एक्सप्रेसिव होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको जिस तरह की डायरेक्शन में आप लेकर जाओ वो उस तरह की डायरेक्शन में
उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इनको ड्राइवर कहा जाता है। एनालिटिकल, फिर दोबारा बोलो, एनालिटिकल वो हैं जो एनालिसिस करते हैं देन परफॉर्म करते हैं। एमिएबल वो हैं जो अपने एम के मुताबिक करते हैं। एक्सप्रेसिव वो हैं जो किसी की तरफ से देखकर खुद पर इम्प्लीमेंट करते हैं। और ड्राइवर वो होते हैं जो भाईजान जिस तरह का उनको इन्वायरमेंट मिलता है उस तरह के हिसाब से अपने आप को मोटिवेशन की तरफ ले जाते हैं। देन अगली बात इसकी सोशल स्टाइल्स की कुछ देर है। एक्सप्रेसिव, एमिएबल, ये तमाम की तमाम चीज़ों को उसने ब्रीफली यहाँ पे बयान किया है। उसके अंदर वो कहता है जी टीम स्किल्स जो सी हैं वो फाइंड आउट करने के लिए भी उसने एक आला बयान किया, उसको भी आप देख लीजिएगा। मेथड ऑफ वर्किंग टुगेदर, याद रखिएगा ये लास्ट चीज़ ही जो हमें देखनी पड़ती है हाई परफॉर्मेंस के लिए, वो है हाउ विल यू कम्युनिकेट। आप तक कोई चीज़ कम्युनिकेट कैसे होती है। हाउ विल यू मैनेज द मीटिंग, किसी भी मीटिंग के अंदर किसी भी बंदे को किस तरह से मैनेज किया जाएगा। हाउ विल यू प्रॉब्लम सॉल्व, कि अगर तुम्हें कोई मसला आ जाता है तो उस मसले को सॉल्व कैसे किया जाएगा। एंड हाउ विल यू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी किसी के साथ कंट्रोवर्सी आ जाती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट को किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है। उसके साथ कम्युनिकेट किया जाता है, उससे कोई चीज़ पूछी जाती है, या आप डायरेक्टली उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ले लोगे। एंड स्कोप ऑफ अथॉरिटी, व्हेन डिसीजन कैन मेड विदाउट कंसल्टेशन एंड विच एक्वायर इन्वॉल्वमेंट। आप याद रखिएगा अथॉरिटी तब यूज़ होती है जब आपने कोई भी डिसीजन लेकर इम्प्लीमेंट करना होता है, लोगों से पूछना नहीं होता, ठीक है। और वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका वर्किंग टुगेदर जो सी है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, वहाँ पे लोगों की रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा आएगी। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो कहते हैं हाउ ट्रैच अटैक्ट यू आर स्टेइंग फॉर द एक्स्ट्रा आवर्स, स्केल 1 and 10 है। ये कुछ उसने बताए हुए हैं कैजुअल आंसर। सिग्निफिकेंस इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यही है कि जो आपने क्वेश्चन दिया है, जो आपने किसी को डायरेक्शन दी है, जो आपने किसी को गोल दिया, उस गोल को किस तरह से लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो याद रखिएगा इसमें लीडरशिप का सबसे अहम रोल है। लीडरशिप सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। यहाँ तक अभी आपकी क्या कहते हैं वीडियो 1 है, लेक्चर नंबर 11 की, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिल्ड हाई पावर टीम्स के बारे में। मैं विकास अहमद भट्टी आपके साथ हूँ। अगर किसी भी तरह का आपको कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और वीडियो को देखने के बाद व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह जी। अभी सेशन 2 के अंदर इसकी बाकी रिमेनिंग वीडियो का जिक्र करते हैं।